नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जब फिरोजाबाद में आकाशीय बिजली से हुई है जनहानि। जनहानि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया है शोक। वह शोक संतप्त परिजनों के प्रति व्यक्त की है। उन्होंने संवेदना, मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के दिए हैं निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब फिरोजाबाद में आकाशीय बिजली से हुई है जनहानि और जनहानि पर सीएम योगी ने जताया है शोक। शोक संतप्त परिजनों के प्रति व्यक्त की है। उन्होंने संवेदना और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के दिए हैं निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। खबर राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है, जहां पर फिरोजाबाद में आकाशीय बिजली से हुई है जनहानि और जनहानि पर सीएम योगी ने जताया है शोक और शोक संतप्त परिजनों के प्रति व्यक्त की है। उन्होंने संवेदना, जब मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के दिए हैं निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय बैठक होगी, जो सीएम योगी ने की है उच्च स्तरीय बैठक। वही राजस्व संग्रह, जीएसटी अनुपालन मुद्दों पर हुई है विस्तृत चर्चा। दरअसल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में राजस्व संग्रह, जीएसटी अनुपालन और कर सुधारों में विस्तृत चर्चा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कर चोरी रोकने और डिजिटल निगरानी बढ़ाने और व्यापारियों को सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही से ही राजस्व में वृद्धि संभव है। वहीं योगी ने तय लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने पर जोर देते हुए विभागीय प्रदर्शन की समीक्षा भी की है। अब अगली एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है ये खबर, जहां आवास विभाग की सीएम योगी करेंगे समीक्षा और उसी के साथ राजस्व विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जो और उसी के साथ शाम 6:30 बजे बाल विकास पुष्टाहार विभाग की करेंगे समीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक खबर है, जहां आवास विभाग की सीएम योगी करेंगे समीक्षा। जहां राजस्व विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शाम 6:30 बजे बाल विकास पुष्टाहार विभाग की करेंगे समीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज के कार्यक्रम को लेकर एक खबर है, जो राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय से होंगे शामिल। जो डेडिकेटेड पीडियाट्रिक केयर यूनिट का करेंगे उद्घाटन और स्कोप एंड हब पैथोलॉजी लैब का करेंगे उद्घाटन। साथ में जन औषधि केंद्र का भी करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आज के कार्यक्रम को लेकर एक खबर है, जिसमें राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय में होंगे शामिल डिप्टी सीएम और डेडिकेटेड पीडियाट्रिक केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे और उसी के साथ स्कोप एंड हब पैथोलॉजी लैब का भी उद्घाटन करेंगे सीएम। और उसके साथ बता दें कि साथ में जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे डिप्टी सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जो राकेश टिकैत के साथ अभद्रता का मामला। जनधन आक्रोश रैली में अभद्रता को लेकर हुआ था बवाल। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आज बुलाई है आपात पंचायत। जीआईसी ग्राउंड में ऐतिहासिक किसान महापंचायत की घोषणा हुई है। पश्चिमी यूपी और आज हजारों किसान पंचायत में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि राकेश टिकैत के साथ अभद्रता के मामले में आज जन आक्रोश रैली में अभद्रता को लेकर एक बवाल हुआ था। जब बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आज उसके संबंध में आपात पंचायत बुलाई है, जो जीआईसी ग्राउंड में ऐतिहासिक किसान महापंचायत की घोषणा की गई है। इसमें पश्चिमी यूपी से आज हजारों किसान महापंचायत में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरनगर से बताई जा रही है।
आपका अगली खबर भी मुजफ्फरनगर से है, जहां कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जन आक्रोश यात्रा निकालने से पहले हंगामा हो गया है। जहां टाउन हॉल मैदान में व्यापारिक एवं हिंदू संगठनों कार्यकर्ताओं की भीड़ एकत्र हुई है, जहां पर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी के साथ बदला ले सरकार का नारा गूंजा है। और इसी बीच बाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी यहां पहुंचे हैं, तो लोगों ने उनका बायकॉट कर दिया। जहां राकेश टिकैत वापस जाओ के नारे लगाए हैं। जब वे जाने लगे तो भीड़ ने घेर लिया और पुलिस ने उनको सुरक्षित निकालने की कोशिश की है। वहां कि इसी के साथ खींचतान हुई, जिससे हंगामा हो गया। और इस पर सत्यनारायण प्रजापति एसपी सिटी ने बताया कि राकेश टिकैत पर कोई हमला नहीं हुआ है और उनकी हूटिंग की गई है। वे वहां खुद ही निकल आए थे और भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की हुई थी और इसी बीच उनकी पगड़ी गिर गई थी। और अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर आज भी दिखेगा एयरफोर्स का एक्शन। जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन करेंगे एयर ड्रिल। जब पहली बार हाईवे के एयर स्ट्रिप पर हुआ है नाइट लैंडिंग का ट्रायल। जहां देर रात हाईवे पर हुई है लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको शाहजहांपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान का ट्रायल चल रहा है। उसी के चलते आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर आज भी दिखेगा एयरफोर्स का एक्शन। जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन करेंगे एयर ड्रिल। पहली बार हाईवे के एयर स्ट्रिप पर हुआ है नाइट लैंडिंग का ट्रायल। जब देर रात हाईवे पर हुई है लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको शाहजहांपुर से बताई जा रही है। और अब अगली एक और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पे लखनऊ टोल प्लाजा पर फर्जी आरटीओ का खेल जारी है। जहां सहारनपुर टोल प्लाजा पर फर्जी आरटीओ बनकर वसूली का मामला सामने आया है। जहां बाराबंकी बहराइच मार्ग पर ट्रक मालिकों से हो रही है अवैध वसूली। अवैध वसूली के खिलाफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने की है शिकायत। जहां प्रमुख सचिव गृह परिवहन आयोग को भेजा है शिकायती पत्र। वहीं टोल पर व्यक्ति खुद को आरटीओ बताकर करते हैं अवैध वसूली और वसूली न देने पर ट्रक चालकों के साथ होता है अभद्र व्यवहार। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां लखनऊ के टोल प्लाजा पर फर्जी का खेल जारी है। जहां लखनऊ टोल प्लाजा पर फर्जी आरटीओ का खेल जारी। जहां सहारनपुर टोल प्लाजा पर फर्जी आरटीओ बनकर की जा रही है अवैध वसूली। इसमें बाराबंकी बहराइच मार्ग पर ट्रक मालिकों से हो रही है अवैध वसूली और अवैध वसूली के खिलाफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने की है शिकायत। और उस संबंध में प्रमुख सचिव गृह परिवहन आयोग को उन्होंने शिकायती पत्र भेजा है। टोल पर व्यक्ति खुद को आरटीओ बताकर अवैध वसूली करते हैं और वसूली न देने पर ट्रक चालकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। और खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। जहां गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है और इसकी जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। दरअसल बिजनौर जिले में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, जिसकी जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस टीम के बीच फायरिंग हुई है। वहीं 4 गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुए हैं। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, घटना में उपयोग कार और गोवंशीय अवशेष बरामद किए हैं। और यह पूरी घटना चांदपुर और थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र इलाके की बताई जा रही है। खबर बिजनौर से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें बदमाश घायल हुआ है। दरअसल यह घटना बिजनौर जिले के पुलिस और गौ तस्करों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें गौ तस्कर ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, जिसकी जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस टीम के बीच ये फायरिंग हुई थी। वहीं 4 गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुए हैं। अब पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, घटना में उपयोग कार और गोवंशीय अवशेष बरामद किए हैं। और यह पूरी घटना चांदपुर और थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र इलाके की बताई जा रही है।
अब खबर सहारनपुर से है, जहां आम के पेड़ पर झूलकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है। जहां समूह लोन कंपनी द्वारा प्रताड़ना से आहत होकर व्यक्ति ने आत्महत्या की है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल सहारनपुर थाना रामपुर मनिहारन के ग्राम बम्बियाला में आम के बाग में समूह लोन की किस्त समय पर न देने के कारण कंपनी द्वारा प्रताड़ित व्यक्ति ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि मृतक व्यक्ति श्रीपाल की पत्नी ने फ्यूजन कंपनी से समूह लोन लिया गया था, जिसकी किस्त मृतक व्यक्ति व उसकी पत्नी द्वारा समय से भर रहे थे। वहीं अप्रैल माह की किस्त किसी कारण समय पर नहीं दे पाए, जिसके बाद कंपनी के मैनेजर व अन्य व्यक्तियों द्वारा किस्त की उगाही करने के लिए मृतक व्यक्ति श्रीपाल की ससुराल उत्तम विहार कॉलोनी बेहट रोड सहारनपुर जाकर प्रताड़ित किया गया, जिस कारण श्रीपाल ने समूह लोन के सदस्यों के डर से व ससुराल में हुई बेइज्जती से आहत होकर आम के बाग में पेड़ पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं श्रीपाल का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। थाना रामपुर मनिहारन पुलिस स्टेशन पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने स्वयं को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं तस्दीक किया तो पता चला कि मृतक व्यक्ति का नाम श्रीपाल पुत्र सुखपाल है। इनकी आयु करीब 34 वर्ष है। ये रामपुर मनिहारन के निवासी थे। पुलिस ने तुरंत इनके शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया गया है एवं इसमें अग्रिम। अब खबर हमीरपुर से है, जो जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों की महिलाओं में मारपीट हुई है, जिसकी स्थानीय थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। वह पीड़ित ने कराया है प्राइवेट मेडिकल और बताया जा रहा है कि पीड़ित गर्भवती महिला को मुस्कुरा सीएचसी से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। यह पूरा मामला मुस्कुरा थाना क्षेत्र के गहरौली गांव का बताया जा रहा है। खबर हमीरपुर से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों की महिलाओं में मारपीट हुई है और स्थानीय थाने में इसकी शिकायत करने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। वह पीड़ित ने कराया है प्राइवेट मेडिकल और पीड़ित गर्भवती महिला को मुस्कुरा सीएचसी से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है। वहीं यह पूरा मामला मुस्कुरा थाना क्षेत्र के गहरौली गांव का बताया जा रहा है। अब लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो लखनऊ नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में बुलडोजर एक्शन तेज हुआ है। जब अवैध कब्जों और धार्मिक स्थलों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जब बहराइच बलरामपुर सिद्धार्थनगर श्रावस्ती पीलीभीत में कार्रवाई हुई है, जब बलरामपुर में 20 मदरसे किए गए हैं चिन्हित और इसी के साथ सिद्धार्थनगर में 17 मदरसों पर लिया गया है एक्शन। जब बहराइच में 143 अतिक्रमण हटाए गए और श्रावस्ती में 53 मदरसे सील किए गए हैं। महाराजगंज में 34 अवैध मदरसे मिले हैं और 2 किए गए हैं ध्वस्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर एक अवैध मदरसों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां लखनऊ नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में बुलडोजर एक्शन तेज किया गया है, जहां अवैध मदरसों और धार्मिक स्थलों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी के चलते बहराइच बलरामपुर सिद्धार्थनगर श्रावस्ती पीलीभीत में कार्रवाई की गई है, जिसमें बलरामपुर में 20 मदरसे चिन्हित किए गए और सिद्धार्थनगर में 17 मदरसों पर लिया गया है एक्शन। बहराइच में 143 अतिक्रमण हटाए गए और श्रावस्ती में 53 मदरसे सील किए गए। उसी के साथ महाराजगंज में 34 अवैध मदरसे मिले हैं और 2 किए गए हैं ध्वस्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। और अब अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां यूपी के 40 से अधिक जिलों में बारिश बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। जहां लखनऊ कानपुर प्रयागराज गोरखपुर अयोध्या के लिए अलर्ट जारी किया गया है और इसमें मेरठ वाराणसी आगरा झांसी और बरेली के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट किया है जारी, जहां लोगों को घरों में रहने की दी गई है सलाह। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जो यूपी के 40 से अधिक जिलों में बारिश बिजली का अलर्ट जारी किया गया है और इसमें लखनऊ कानपुर प्रयागराज गोरखपुर अयोध्या के लिए अलर्ट जारी हुआ है।
उसी के साथ मेरठ, वाराणसी, आगरा, झांसी और बरेली के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट किया है जारी, जहां लोगों में घरों में रहने की उनको सलाह दी गई है। अब खबर संभल से है, जहां संभल में युवती पर टिप्पणी करने पर जमकर मारपीट हुई है, जहां परिजनों और आरोपियों के बीच ये हाथापाई है और उसको लेकर हंगामा मचा है। वहीं 1 घंटे तक चली ये मारपीट पर हाईवे पर जाम लगा रहा, जहां मारपीट और हंगामे का वीडियो भी वायरल हुआ है। दरअसल मुरादाबाद रोड पर स्थित ब्लॉक कार्यालय के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवती पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि परिजनों और आरोपियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। यह घटना चंदौसी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक युवती अपने भाई के साथ ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से घर लौट रही थी। रास्ते में कुछ युवकों ने उस पर अभद्र टिप्पणी कर दी और युवती ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। वहीं देखते ही देखते सड़क पर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग शामिल हो गए और मारपीट करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें हाईवे पर लंबा जाम लग गया और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान सड़क पर हंगामा होता रहा और राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई है और अफरा तफरी देखी जा सकती है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित किया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध की स्थिति में अपने आप को पूरी तरीके से तैयार होने का दावा किया है और एलओसी पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस हमले के बाद सेना को पूरी तरह से निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है, जिसे यह तय करने का अधिकार है कि सेना कब और किस तरीके से जवाबी हमला करेगी। और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक महत्वपूर्ण लैंड एंड गो अभ्यास शुरू किया है। तो आइए जानते हैं इस अभ्यास के बारे में। भारतीय वायु सेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर लंबे हिस्से पर एक महत्वपूर्ण लैंड एंड गो अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास का लक्ष्य युद्ध की स्थिति में एक्सप्रेसवे को रन के रूप में उपयोग करने की क्षमता का परीक्षण करना है। इसमें राफेल, सुखोई और अन्य फाइटर जेट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण किया गया। यह कदम भारतीय सेना की तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का एक हिस्सा है। इस अभ्यास को देश की रक्षा तैयारियों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर एक लड़ाकू विमान को टेक ऑफ करते देखा जा सकता है और यह खास हिस्सा दिन और रात दोनों समय लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए उपयुक्त बनाया गया है, जो इसे भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बनाता है। इस अभ्यास में विभिन्न आईएएफ विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें लो फ्लाई पास्ट, लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण शामिल था। इसका उद्देश्य परिचालन लचीलापन बढ़ाना और 24 घंटे तैयारियों को सुनिश्चित करना है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज तक फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है और यह 12 शहरों जिनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ के साथ प्रयागराज से होकर गुजरता है। इस परियोजना को 12 पैकेज में विभाजित किया गया है, जिसमें से पैकेज 1 से 3 को आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर और पैकेज 4 से 12 को अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा बनाया और रखरखाव किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही निरीक्षण कर चुके हैं। मेरठ से प्रयागराज तक बने इस एक्सप्रेसवे का 85% काम पूरा हो चुका है। यह अभ्यास इस तरह का पहला प्रयास नहीं है।
इससे पहले मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के बागटला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर एक आपातकालीन लैंडिंग रनवे यानी ELR का सफल परीक्षण किया था। उस अभ्यास में सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों और परिवहन विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें रनवे की गुणवत्ता और स्थिति का आकलन किया गया था। गंगा एक्सप्रेसवे पर इस अभ्यास के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूरे क्षेत्र में 250 से अधिक CCTV कैमरे भी लगाए गए और शीर्ष रक्षा और राज्य अधिकारियों ने इसकी निगरानी की। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया है जो आपातकालीन हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रात में लैंडिंग की सुविधा वाला यह पहला एक्सप्रेसवे है। यह कदम न केवल सैन्य तैयारियों को मजबूत करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे नागरिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दोहरे उद्देश्य से किया जा सकता है। इस अभ्यास को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। इस अभ्यास के साथ भारत ने अपनी रक्षा रणनीति में एक नया आयाम जोड़ा है, जो भविष्य में आपातकालीन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण। मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए आगामी जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने पर विचार शुरू कर दिया है। यह निर्णय हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिनमें दशकीय जनगणना के साथ जातीय आधारित आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दी गई है। भारत में जनगणना हर 10 साल पर की जाती है, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के चलते इसे टालना पड़ा था। अब सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। वहीं जनगणना के आंकड़े किसी भी देश की नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाएं और संसाधनों के समान वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से जातीय जनगणना से यह स्पष्ट हो सकेगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तविक संख्या क्या है। वहीं विपक्षी दल खासकर कांग्रेस लंबे समय से जातीय जनगणना की केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जातीय जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that our social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा से ही जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी के बाद से ही जाति को जनगणना की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि जातिगत जनगणना को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके बाद एक मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया। इसमें ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना की मांग की। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने महज खानापूर्ति का ही काम किया। उसने महज सर्वे कराना ही उचित समझा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। वहीं जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि यह हमारी लंबे समय से मांग थी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कास्ट वाइज सेंसस की घोषणा सेंट्रल मिनिस्टर वैष्णव जी ने की, इसका हम स्वागत करते हैं। सच तो यह है कि ये काफी दिनों से हमारी मांग थी। राहुल जी ने संघर्ष करके इस मांग को कंटिन्यूस स्क्रीनिंग की बात की थी कि हर समाज को उसको अधिकार मिले, या विशेष रूप से ओबीसी समाज को ये अधिकार मिले और उनके आरक्षण का भी जो प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो। सवाल यही आता है कि हमने जब हमारी सरकार थी सेंट्रल में, मनमोहन सिंह जी साहब ने इसका सेंसस करवाया था। 2011 तक इसका सेंसस पूरा हुआ था। फिर भी ये सेंसस को लागू करने के लिए, इस सेंसस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें लाई गई और उसका विरोध पुरजोर से
अभी की सरकार ने किया था। भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 के उपनिवेशक अभ्यास के साथ हुई थी। जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने, संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तय करने और परिसीमन अभ्यासों के लिए किया जाता है। हालांकि इसकी एक अप्रभावी साधन के रूप में आलोचना की जाती है। भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह का एक लंबा इतिहास है, जिसमें वर्ष 1931 तक की जातियों की सूचना शामिल है। लेकिन वर्ष 1951 के बाद जातिगत आंकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया, ताकि इस विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा जा सके और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि बदलती सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता और सटीक सूचना की आवश्यकता को देखते हुए जातिगत जनगणना का नए सिरे से मांग किया जा रहा था। जातिगत जनगणना के महत्व की बात करें तो आपको बता दें कि इससे सामाजिक असमानता को दूर करने में मदद मिलती है। जातिगत जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने में मदद कर सकती है। विभिन्न जाति समूहों के वितरण को समझकर सामाजिक असमानता को दूर करने और हाशिए पर आए समुदायों के उत्थान के लिए नीतियों को लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही जातिगत जनगणना विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में सूचना प्रदान कर इस संबंध में मदद कर सकती है। यह नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करती है जो प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे और इस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ावा दे। वहीं जातिगत जनगणना के विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि जाति आधारित भेदभाव अवैध है और जाति जनगणना जाति व्यवस्था को मजबूत करेगी। उनका मानना है कि लोगों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर बांटने के बजाय सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जातियों को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है, क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। जाति जनगणना के लिए जातियों की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होगी, जो आसान कार्य नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि इससे समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि की स्थिति बन सकती है। कुछ लोगों का तर्क है कि जाति जनगणना में सामाजिक विभाजन की वृद्धि हो सकती है। इसके बजाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही प्रबल तर्क मौजूद है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और संसाधनों के समान वितरण के लिए आबादी पर सटीक आंकड़े का होना आवश्यक है। जातिगत जनगणना सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने और भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने में भी मदद कर सकती है। नीति निर्माताओं के लिए अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए दोनों पक्षों के तर्कों पर सावधानी पूर्वक विचार करना अत्यंत जरूरी है। केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।